भी एडवांस में पेमेंट नहीं करना चाहिए जब तक कि सामान हमारे पास ना आ जाए, उसकी वेरिफिकेशन ना हो जाए। और जब हमें ज़रूरत होगी, ज़रूरत पेमेंट करना ही है, तो कंडीशन के साथ करेंगे कि टूटा-फूटा वापस कर लोगे, तो हमने उसको पेमेंट कर दिया और विदिन 1 मंथ उसको सारा डिटेल के साथ हमने डिटेल्ड बिल में पेमेंट करके एओ के पास भेज दिया। ये तो डिपार्टमेंट का था। और ये तो था डायरेक्ट परचेज़ का। यदि डिपार्टमेंट के बीच में करना हो तो डिपार्टमेंट का सारा डिटेल्स, किसका पैसा काटना है, कौन से हेड से काटना है, अकाउंट्स अफसर के नॉलेज में वो पूरा अमाउंट हम शो करके भेज देते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है अकाउंट लेवल पे। यहाँ था कि यदि हम डीजीएस एंड डी के थ्रू ही पेमेंट करना हो, तो डीजीएस एंड डी के पेमेंट के लिए जैसा सिविल अकाउंट मैनुअल में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट करना होता है। और नेक्स्ट था कि यदि इंडिया मिशन के थ्रू हमें सामान खरीदना है, तो वो पैसा इंडियन मिशन वाला पेमेंट करेंगे उस अथॉरिटी को जहाँ से सामान खरीदा गया है, और वो अपना इंडिया में दिल्ली में जो हमारा ऑफिस है उसमें उसके पीओ को भेजेंगे अपना डेबिट्स कि आप हमारा इतना पैसा एडजस्टमेंट कर दीजिए, हमने आपके बिहाफ पे इनको पेमेंट कर दिया है। इसी तरह डायरेक्ट फॉर्म से यदि हम इस मिशन लंदन को या वाशिंगटन को यदि हम बीच में नहीं रखते हैं, डायरेक्ट ही हम पेमेंट करते हैं, तो डायरेक्ट भी हम पेमेंट करने के लिए जो डीडीओ है, जो सामान मंगवाया है, वो अपना सारा डिटेल बिल बना के पीओ के पास भेजता है। पीओ उसका डीडी बनवाते हैं, जिस करेंसी में डीडी हो उनकी करेंसी में डीडी बनवा के फिर पीओ वापस डीडी, ये जो डीडीओ है उसको दे देता है, ये लो चेक, ये डीडी लो और तुम उस फर्म को भेज दो जहाँ से तुमने सामान मंगाया था। और यदि हम ज़्यादा ही पैसे का सामान मंगवा रहे हैं टेंडर बेस पे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट खोल देते हैं बैंक में, और बैंक के थ्रू ही उस डिपार्टमेंट या उस फर्म को हम पेमेंट देते रहेंगे। और यदि संभव नहीं हुआ अल्टरनेटिवली, तो हम कोई टेलीग्राफ बैंक ट्रांसफ़र भी अरेंज करेंगे ताकि इस डिपार्टमेंट को पेमेंट टाइमली होता रहे। और इस केस में कह रहा है कि जब हम सामान यदि एफओ बेसिस में मंगा लेते हैं, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे, तो इंडियन सप्लाई मिशन लंदन या वाशिंगटन से एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि हाँ, हमारा सामान जब आपके यहाँ से देश से चला था तो वो सही सलामत चला था और ये सामान आए थे, और उसी के बेस पे फिर यहाँ इंडिया में उसका पेमेंट होगा। ठीक है। और इस तरह के हमें स्पेशल केयर लेना चाहिए कि जब तक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ना लगा हो या उसमें सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, हम पेमेंट ना करें। पेमेंट के अलावा यदि कोई हमारे देश में कोई क्रेडिट्स, कोई ग्रांट्स किसी दूसरे देश से आता है, तो उसके लिए कंट्रोलर ऑफ एड एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, CAAA, और वो पैसे को रिसीव करेंगे या सामान को रिसीव करेंगे, अपने अकाउंट में डालेंगे और उसकी अकाउंटिंग वो रखेंगे। और बीच में किसी स्टेट को या एजेंसी डिपार्टमेंट को देना होगा तो वो फिर देंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग फिर उस डीडीओ के पास होगी जिसके पास सामान आ गया। इसके अलावा वर्क्स एक्सपेंडिचर फॉर मिसलेनियस पेमेंट ये दे रहा है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन छोटे मोटे के लिए, रिपेयर वगैरह के लिए, छोटा कंस्ट्रक्शंस, तो हमें पेमेंट करके जमा कर देना चाहिए बिल। और उस समय यदि अवेलेबिलिटी नहीं हो तो सब्सिक्वेंटली एक हमें बिल गार 31 में, गार 31 मतलब कंटीजेंट बिल, जिसमें हमें पेमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ समराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं कि ये ऐसी बिल हमारी इस समय इस डेट की इतने हुई थी, उसका बिल का अमाउंट ये है, ये बना के फिर वो डिपार्टमेंट अकाउंट्स अफसर के पास काउंटर सिग्नेचर करवा के अपने ऑफिसर से भेजेगा। लेबर के पेमेंट के लिए अलग से सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा कि इसको पेमेंट दिया गया है। और जो पेमेंट जो लेबरर को दिया जाता है, उसको पेमेंट करने के लिए हम एक रोल खोलते हैं, उसको मास्टर रोल कहते हैं। मास्टर रोल में उसका सारा डिटेल आ जाता है, और यदि वो पेमेंट जब भी करते हैं मास्टर रोल पे, तो एक जो हाईएस्ट स्टैंडिंग ऑफिसर उस समय उस साइट पे अवेलेबल हो, उसका सिग्नेचर ले लेते हैं, है ना। और वो हाईएस्ट स्टैंडिंग अवेलेबल इन द डिसबर्सिंग ऑफिस से परटेन करना चाहिए, जो पेमेंट बांट रहा है उसका भी सिग्नेचर रहना चाहिए, और वर्ड और फिगर में दोनों में पैसा लिख देना चाहिए कि हाँ, इस आदमी को इतना पेमेंट हमने किया है। यदि किसी का पेमेंट अनपेड रह गया, पेमेंट नहीं हुआ, तो उसको इस मास्टर रोल में जिसमें अनपेड हुआ है, फिर दूसरे मास्टर रोल में कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए जब तक वो पेमेंट ना हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, यदि कोई चाहें
तो कोई अल्टरनेटिव मेथड भी अपना सकता है, वो अपना दूसरा एक अनपेड वेजेस का अलग से ही अपना रजिस्टर रख सकता है और वहाँ से कंट्रोल कर सकता है पेमेंट का। पेमेंट टू वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, जो रेगुलर वाले लोग होते हैं उनका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट गार 13 में पेमेंट होता है, या कोई अलग से और सुटेबल फॉर्म यदि डिपार्टमेंट ने तैयार कराए हैं तो उस पर उनका पेमेंट होता है। नेम एंड क्लेम ऑफ द एंटायर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट कंसर्न इंक्लूडिंग डेटा absentees must be shown in the detail in each bill. The name shall be grouped by works on the main and employed, and this must clarify that mains were on duty during the person and such being the works। ये बोल रहा है कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का भी एक तो उधर हो गया लेबर का पेमेंट, जो हमने लेबर मतलब हायर एंड फायर, हमने काम कराया और भेज दिया। लेकिन वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट वाले ये ग्रुप में काम करते हैं और कई दिनों तक, कई महीनों सालों तक भी काम पे उनको हम यूज़ कराते हैं, तो उसके लिए हमें ये सारा उनका डिटेल हमारे पास होना चाहिए, कौन आदमी है, कितने लोग काम पे लगे हैं और अलग अलग काम हम करवा रहे हैं। मान लो यहाँ पे पानी वाला अलग से काम करा है, बिजली वाला अलग से काम करा रहे हैं, जो कुछ भी रिलेटेड काम है तो वो सारे का जहाँ तक संभव हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट ग्रुप में रखो ताकि उनका पेमेंट ईजिली हो सके। ठीक है। डिडक्शन सच एज अकाउंट ऑफ फाइन्स, इनकम टैक्स, रिकवरीज, एडवांसेज, सच फेस्टिवल एडवांसेज शुड बी shown by special entries against the name concerned। और जिनका हम पेमेंट जैसे आपने देखा था कि जो रेगुलर स्ट्रेंथ पे हम उनको मान लेते हैं, बॉर्न ऑन रेगुलर स्ट्रेंथ, तो उनको हम फिर मान लो उसने फाइन एडवांस उसको हमने दिया है या फेस्टिवल एडवांस दिया है या कोई इनकम टैक्स उसका काटना है, उस सारा का सारा डिटेल हम उसमें बिल में लिखते रहते हैं ताकि पेमेंट एक्यूरेटली उसको हो सके। जितनी रिकवरी उसकी होनी चाहिए वो हम सब रिकवरी भी लिख लेते हैं और जो बचता है क्रेडिट उसको दे देते हैं। बाकी लेबर के लिए हम कोई इसका हम जीपीएफ अकाउंट या कोई अलग से फेस्टिवल एडवांस ये सब नहीं देते हैं। इसको यूज किया और थ्रो किया, बट इनको हम यूज थ्रो नहीं करते हैं। इनके यदि हमारा ये रेगुलर स्ट्रेंथ पे है तो इनकी सारी कटिंग वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल एम्प्लॉइज़ की कटिंग होती है पेमेंट के साथ। If the acknowledgement of the pay cannot conveniently be obtained on this bill itself, it may be obtained separately and attached to the bill as a sub vouchers। ये बिल्कुल CPWA की ही पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। वहाँ पे हम देखते थे कि यदि हमारा 29 बिल पे 29 बिल हमारा क्या था, ये कंबाइंड था, पे एंड एक्विटेंस रोल था, दोनों था, पे बिल भी था और एक्विटेंस रोल भी था। उसी तरह ये बात कह रहा है कि जब भी इसका अनपेड होता था, बाद में पेमेंट करना होता था, तो आप फॉर्म नंबर 28 में यूज़ कर लेते थे, है ना। फॉर्म 28 पे इसको अलग से यहाँ पे साइन करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती थी, तो 28 पे साइन करा के इसको अटैच कर देते थे। उसी तरह ये भी कर रहा है, इस सेपरेट जगह पे एंट्री करा के उसको मेन बिल के साथ अटैच कर दो कि इंडिविजुअल ने पेमेंट ले लिया है, ये सपोर्ट हो जाए। पेमेंट टू सप्लायर एंड कंट्रैक्टर्स, ये तो हो गया कि जिससे हम काम करा रहे हैं। जो सप्लाई करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं उनका हम पेमेंट करते हैं, स्पेशली उस केस में पेमेंट फॉर ऑल वर्क डन अदर देन बाय डे लेबर्स फॉर ऑल सप्लाईज शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन मेजरमेंट बुक। Claims for such payment shall be preferred as far as possible by the claimant themselves in the authorized forms of bill, and no payment other than the advance payment may be authorized unless the correctness of the claim in respect of quantities and rates as well as the quality of work done or supplies have been made and calculation carefully checked by the responsible officer। तो ये कह रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर्स हैं, जब भी उसका पेमेंट करो तो आपकी एमबी जो होती है मेजरमेंट बुक, उसमें देख लो कि इसका इतना मेजरमेंट हो गया, इतना क्वालिटी ठीक है, ये हमने इसके साथ एग्रीमेंट ये किया था, उसके हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। एडवांस पेमेंट यदि करना पड़े तो वो बात अलग है, बिना मेजरमेंट का ही हो जाता है, बट बाकी चीज़ों के लिए सारा कैलकुलेशन केयरफुली रिस्पॉन्सिबल अफसर को करके ही पेमेंट करना चाहिए। और गवर्नमेंट मेजरमेंट बुक में भी केप्ट इन सच फॉर्म्स मेथड्स अथराइज बाय डिपार्टमेंट रेगुलेशन। तो डिपार्टमेंट में जैसा रेगुलेशन बनाया है कि मेजरमेंट बुक कैसा रखोगे उसके अकॉर्डिंगली ही रखना चाहिए। पेमेंट ऑफ वर्क डन थ्रू ए लोकल अथॉरिटी, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम जो लोकल अथॉरिटी हैं, सिविल अथॉरिटीज़, उसके थ्रू भी हम काम करवा लेते हैं।
तो उनको भी हम उतना ही समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए गवर्नमेंट को ये डिपार्टमेंट से हुआ है तो इनको कम पेमेंट दें या इनको कब पेमेंट दें, ऐसा नहीं। जैसे नॉर्मल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को देते हैं उसी तरह इनको भी ट्रीट करना चाहिए, आउटसाइड एजेंसी ट्रीट करना चाहिए और उनको हमें पेमेंट कर देना चाहिए। एन अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज सेम एज पेमेंट फॉर द वर्क डन बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। ये सेम CPWA चैप्टर नंबर 10 का ये वो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, वहाँ डिटेल में लिखते हैं, यहाँ जस्ट लाइन लाइन में लिख के छोड़ दिया है। इफ लमसम पेमेंट हैज बीन एग्रीड अपॉन, the payments must be supported by a certificate recorded by a responsible government officer that work has been done in accordance with the conditions agreed upon। तो वहाँ जैसे SDO साइन करके देता था कि लमसम वाले का और फिर पेमेंट करता था डिविजनल अफसर, वही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। ये चैप्टर नंबर 11 हो गया, ये चैप्टर नंबर 10 हो गया है ना। CPWA का इस तरह है। एडवांस टू कंट्रैक्टर, वही सिक्योर्ड एडवांस की बात हो या फिर हमें एडवांस 3 तरह के उसको हम दे सकते हैं ना, 2 तरह के स्पेशली, एक सिक्योर्ड एडवांस दे सकते हैं, सामान लाया है उसका एडवांस दे सकते हैं, या फिर हम इसको वर्क डन बट नॉट मेजर्ड भी एडवांस दे सकते हैं, या मोबिलाइजेशन एडवांस भी हम उसको दे देते हैं कि भाई काम 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा है, उसको हम ले जाके काम ये सामान लाएगा तभी पेमेंट करेंगे, तो 10% के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो ये सारा जब एडवांस हम कॉन्ट्रैक्टर को जो भी ऑफिशियल वे में अथराइज्ड है, if any made to contractors during the execution of work shall invariably be recovered from their bills from the value of work done or the supplies made before final is made, no case be permitted without detailed measurement। तो जब भी कह रहा है कि जब भी आपने उसको एडवांस किसी भी कंडीशन में दिया है, यदि अथराइज्ड है कि उसको दे सकते हैं और आपने दिया है, तो जब नेक्स्ट फाइनल बिल पेमेंट करने लगो तो ये सारा एडवांस रिकवरी कर लो, और जब भी इसका आप पेमेंट कर रहे हो तो इसको डिटेल्ड मेजरमेंट कर लो कि ये ना बोले कि हमने ज़्यादा काम किया आपने पैसे कम दिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल प्रोसीजर टू बी प्रिस्क्राइब्ड थ्रू डिपार्टमेंटल रेगुलेशन। तो डिपार्टमेंटल रेगुलेशन में जैसा बोला गया है कि इसको हम पेमेंट प्रोसीजर ऐसे अपनाना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट करना चाहिए। रिफंड ऑफ रेवेन्यू, रिफंड हम सिर्फ 40 तक पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, आज 140 तक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा घबराओ मत। Refund of revenue can be drawn only on demands and on receipt of person entitled to receive such refunds after production of proper authority। जैसे हमने किसी से ज़्यादा पैसा ले लिया है और उसका पैसा हमें वापस करना पड़ रहा है, या हमारे पास कोई सिक्योरिटी जमा थी उसको अब वापस करना पड़ रहा है, तो उस पैसे को हम प्रॉपरली देखना चाहिए पेमेंट करने से पहले कि उसी आदमी को दे रहे हैं जो आदमी इंटाइटल्ड है, नहीं तो वो फिर बाद में जिसका ओरिजिनल होगा वो पैसा आके क्लेम करने लगेगा। जैसे स्कूल में आप कॉशन मनी जमा करते हो या कोई भी पैसा जमा करते हो सिक्योरिटी के फॉर्म में, तो वो आप ही को पैसा वापस करता है, दूसरे स्टूडेंट को नहीं करता है। तो यही कह रहा है कि हमें प्रॉपरली जो बंदा इंटाइटल्ड है उसी को वापस करना चाहिए। और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी हमें वापस करना है जिसको परमिशन दिया गया है, ये देखेगा कि हमें इसका कितने रुपए का पैसा वापस करना है। by obtaining separate check in favor of the refundees or by cash where refund is 100 रुपये in each case। तो हर रिफंडीज को, जैसे हर स्टूडेंट्स के जो कॉशन मनी या सिक्योरिटी मनी वापस करना है तो हर स्टूडेंट्स को अलग अलग चेक देते हैं, उसी तरह जो भी जिनको वापस करना है उनको अलग अलग चेक देना है, एक ही में चेक 5 लोगों का काट के नहीं दे देना कि आप उसमें आप लोग बांट देना। और यदि 100 रुपये से कम का रिफ़ंड करना हो तो वो कैश में भी कर सकते हैं। एक आदमी का 100 रुपया है तो हम एक एक आदमी का 100 रुपया से नीचे का कर सकते हैं, भले ही 5 लाख की 5 लाख यानी 500 लोगों को हमें जमा करना पड़ गया वापस, तो 100 रुपया भले सभी कर दो, बट एक आदमी का मैक्सिमम 100 रुपया वापस कर सकते हैं कैश में। बाकी चेक में तो जितना उसका ड्यू है उतना तो करना ही पड़ेगा। और इसमें लिखते हैं कि इसने जब भी हम पेमेंट करने की ज़रूरत होती है तो हमने पैसा किसको दिया था उससे कंसल्ट कर लेते हैं प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस को, कि इन सच केसेस द बिल फॉर ड्रावल शुड बी accompanied by the statement showing the names of refundees, the amount of refundees to each case and number of date and challans through which the money was originally credited। तो ये सारा का सारा पैसा हम जब देने वाले हैं तो ये पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास ही, डीडीओ के यहाँ से सारा मंथली अकाउंट तो गया होगा पे एंड अकाउंट ऑफिसर के पास, तो पे एंड अकाउंट ऑफिसर से वेरीफाई करवाते हैं
कि हाँ इसी आदमी का इतना चालान के पैसे जमा हुआ था, यही था, इतने अमाउंट का था, इस डेट इसको, तब जाके उसको हम पैसा देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। नो अकाउंट में सच अमाउंट्स बी ड्रॉन टू बी लॉज्ड इन डिपॉजिट्स अकाउंट पेंडिंग डिमांड्स। तो कोई भी हम इस तरह का पैसा ड्रॉ नहीं करते हैं जो उसका भी पेंडिंग डिमांड पड़ा हुआ हो कि अभी हमें इतना देना है या नहीं देना है। जब तक कंफर्म नहीं हो हमें पैसा वापस नहीं करना चाहिए। Refund of the value of currency notes credited to the government in the provisions of RBI shall be made by currency officer by debit to government account under held department and simultaneously the particulars of the original credit together the receipt of actual pay shall be sent by him to the payment account of the Ministry of Department। देखो ये यदि करेंसी नोट हमारी वापस करनी है, रिफंड ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स created to government in accordance with the provisions of RBI shall be made by the currency officer by debit to government account and simultaneously the particulars of original credits together receipt of। जैसे मान लो कि हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में हमने पैसे जमा करा दिए हैं कि भाई ये हमारे पैसे कुछ टूटे फूटे नोट्स हैं, कुछ कटे फटे नोट्स हैं, अब ये चल नहीं रहे हैं। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में 500-500 रुपये का नोट थे, वो या हज़ार रुपये का नोट थे, वो चलना बंद हो गए या कुछ भी हो गया कैसे भी, तो हम सारा भी पैसे टूटे फूटे कैसे भी करके वापस किए थे, उस पैसे का भी हमें रिफ़ंड लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वो पैसा हमें रिफ़ंड गवर्नमेंट के अकाउंट से यदि हम ले रहे हैं कि हमारा तो इतना था ही, तो ये आरबीआई का जो ऑफिसर्स हैं वो क्रेडिट देखेगा कि हाँ इन्होंने पैसा इतना जमा किया था, और ये कंफर्म करेगा कि ठीक है मैं आपका पैसा ये गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस कर दे रहा हूँ। तो ये पैसा कहाँ करेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट से, जो shall be made by currency officer by debit to the government account should held under Department of Economic Affairs and simultaneously particular for original credit together with the receipt of actual pay shall be sent to him by the accounts officer, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs। तो ये बोलेगा आरबीआई वाला यहाँ से कंफर्म करके कि हाँ इन आदमियों ने हमें इतना पैसा जमा कराया था और मैं इस पैसे को आप ये इकोनॉमिक अफेयर्स को कि मैं इस पैसे को इतना आप वापस जमा पैसे को रिफ़ंड कर सकते हैं, ये मैं कंफर्म करता हूँ। तो ये खुद इसको पैसा वापस कर सकता है या ये भी इसको वापस कर सकता है जिस डिपार्टमेंट का पैसा था। ठीक है, तो आरबीआई कर देगा तो इसके अकाउंट को डेबिट कर देगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है कि हाँ इन्होंने इतना जमा किया था, मैं इनको वापस इतना पैसा कर दे रहा हूँ, या आपके अकाउंट से आप इनको वापस कैसे भी, इनको दोनों कंडीशन में इसको पैसा वापस किसी भी मोड से हो सकता है। नेक्स्ट है, बस यहीं तक हम करेंगे 40 तक। रिफंड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम परमानेंट एडवांसेस। In such cases, government officer have to make payment for the refund of revenue under the provision of this, and there is likelihood of delay in the drawal. The payment of such claims as rupees 100 may be made out of the permanent advances to the interest, which may be permitted to hold under the orders competent authority subject to recoupment of presentation of bill। किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास पैसा वापस करने के लिए नहीं हो और कोई इंडिविजुअल आके खड़ा है कि मेरा पैसा वापस कीजिए, तो हम बैंक से पहले पैसा लाएंगे, चेस्ट में रखेंगे, तब हम उसको वापस करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास इंटरेस्ट एडवांस पड़ा होता है, जिसके पास, जिस ऑफिसर के पास, वो इंटरेस्ट एडवांस से भी पैसा इस तरह का वापस किया जा सकता है। जैसे बिजली के बिल भर सकते हैं इंटरेस्ट एडवांस से, उसी तरह किसी बंदे का पैसा वापस करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो पैसा दे सकता है। लेकिन कंडीशन वही है कि कैश में पेमेंट करना है तो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं करना है। बाकी पेमेंट तो वो जो पीओ होगा या जो डीडीओ होगा जिसके पास पैसे पूरे पड़े रहते हैं वो करेगा। इंटरेस्ट से सिर्फ छोटे अमाउंट का पेमेंट भी हम सिर्फ इस कंडीशन में कर सकते हैं कि जहाँ पे 100 रुपये से कम का पेमेंट कैश में करना को हो, क्योंकि इसके पास चेक तो होता नहीं, इसके पास तो कैश ही होता है। ठीक है, बस तो यहीं तक बचे आज।